गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया है हम वेक्टर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है 6, और जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। और आपको ये चीज समझने के लिए बाकी 5 लेक्चर जो पिछले हैं या फिर लेक्चर नंबर 4 और 5 जो है, जो वेक्टर के ऊपर बना है, वो अगर आप देख कर आएंगे तो आपको आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आने वाला है। तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर? तो देखो बच्चों, हमें 2 वेक्टर कंसीडर करना है। कितने वेक्टर कंसीडर करना है? 2 वेक्टर। ओके, ऐसे 2 वेक्टर कंसीडर करना है हमें जो 2 साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रहेंगे। ओके, if we take 2 non-zero vector adjacent side of the parallelogram, and जो रिजल्टेंट रहेगा, पहले पैरेललोग्राम समझ लेते हैं क्या है। एक O है, एक A है, और यहाँ पे क्या है? B है। तो अगर मेरा ये A वेक्टर है और ये मेरा B वेक्टर है, ऐसे 2 वेक्टर अगर मैंने कंसीडर किए तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। तो ये रहेगा मेरा पैरेललोग्राम, राइट। ये क्या हो गया? मेरा पैरेललोग्राम हो गया। तो मुझे पैरेललोग्राम के 2 अपोजिट साइड लेना है यहाँ पे। ओके, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 एडजेसेंट साइड। अपोजिट नहीं बोलूंगा, एडजेसेंट साइड बोलूंगा। यहाँ पर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके मुझे 2 एडजेसेंट साइड लेना है। तो ये एक साइड होगी और एक दूसरी साइड होगी। तो 2 एडजेसेंट साइड के ऊपर मैंने 2 वेक्टर यहाँ पर कंसिडर किए हैं, जो कि एक A बार है और एक मेरा B बार है। ऐसे 2 वेक्टर मैंने कंसिडर किए। तो अब वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा आपका, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, ये आपके पैरेललोग्राम का क्या रहेगा? डायगोनल रहने वाला है। तो यहाँ पे कितने डायगोनल बनते हैं? एक बनता है ये वाला, एक ये डायगोनल बनेगा मेरा, और दूसरा बनेगा मेरा ये वाला। तो मुझे कौन सा कंसिडर करना है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको 2 वेक्टर कंसिडर करना है जो कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होने चाहिए। वी हैव कंसिडर हियर 2 non-zero वेक्टर। दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है? जब हम 2 non-zero वेक्टर कंसिडर करते हैं जो कि एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, जैसे कि एक हमने कंसिडर किया ये वाला, दूसरा कंसिडर किया ये वाला, अब मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। तो अब जो रिजल्टेंट है मेरा, तो वो मेरा इस पैरेललोग्राम का क्या रहेगा? डायगोनल रहेगा। मतलब या तो ये रह सकता है या तो ये रह सकता है। तो आपको कौन सा कंसिडर करना है? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा आपका, वो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा बाकी 2 वेक्टर को। तो बाकी 2 वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी 2 वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी आपका वही से स्टार्ट होना चाहिए। उसको बोलूंगा मैं सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट, मैं उसको बोलूंगा। जब आप 2 वेक्टर कंसीडर करते हैं, एक A वेक्टर और एक B वेक्टर, और वो पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा आपका R बार, जिसको हम बोलते हैं A बार प्लस B बार, क्योंकि हम 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। इसका मतलब ये है जहां से मेरे A बार और B बार वेक्टर स्टार्ट हुए हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी मेरा वहीं से स्टार्ट होगा। बाकी फिर बच्चों आपको पता है ये मेरा A वेक्टर है और ये मेरा B वेक्टर है, तो दोनों का टेल कोइंसाइड है, तो दोनों का हम इंटरनल एंगल कंसीडर करेंगे। तो थीटा मतलब क्या? एंगल बिटवीन A एंड B। तो A एंड B मतलब इतना जो एंगल आएगा आपका, वो क्या आएगा आपका? थीटा। और सिमिलरली जो आपका R है रिजल्टेंट वेक्टर, वो A वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, ये भी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इतना एंगल जो है मेरा, इतना एंगल जो है उसको मैं बोलूंगा अल्फा। क्या बोलूंगा मैं? अल्फा। अल्फा मतलब क्या? यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर A वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो है मेरा अल्फा। और थीटा मतलब क्या है मेरा? जो A बार और B बार के बीच में जो एंगल है उसको बोलूंगा मैं थीटा। तो अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हम पहले क्या फाइंड करेंगे बताओ? टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी यही देखा था। रिजल्टेंट वेक्टर का हमें क्या करना है? वेक्टर मतलब क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। तो हमें R वेक्टर का पहले क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। देन हम क्या फाइंड करने वाले हैं? डायरेक्शन। तो अच्छे से ध्यान देना है सबको
क्या करेंगे हम, कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसा कि ये O है, ये A है, ये B है, तो इसको नाम दूंगा मैं C। और यहाँ से हम नीचे से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसको ऐसा कंटिन्यू करेंगे, राइट। ये परपेंडिकुलर खींचा हमने, तो आप मुझे बताओ, अगर ये मेरा B वेक्टर है तो ये भी मेरा क्या रहेगा, B वेक्टर रहेगा, राइट। ऐसा हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो ये भी मेरा क्या रहेगा, B वेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब ऐसा अगर सोचते हैं, ये मेरा A वेक्टर अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ और ये मेरा B वेक्टर है, ऐसे अगर मैं देख रहा हूँ, तो ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था A वेक्टर का हेड और B वेक्टर का टेल कोइंसाइड है, मतलब मुझे एक्सटर्नल एंगल क्या करना है, कंसीडर करना है, जो है मेरा थीटा। ऐसा आप समझ सकते हैं। या फिर ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा आपका, थीटा रहेगा, मतलब ये एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री। और इसको हमने क्या बोला था, n बोला था, राइट। तो ऐसा कुछ हमने देखा था ट्रायंगल लॉ में। तो पैरेललोग्राम लॉ आने के लिए आपने ट्रायंगल लॉ का वीडियो एक बार देखना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फिर हम पहला कंसिडर करते हैं आपका कैसा कंसिडर करेंगे, देखो ये ट्रायंगल आपको देखना है। अभी ट्रायंगल का नाम है जैसे कि ट्रायंगल OCN, ये ट्रायंगल हम देखेंगे OCN, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, अभी पाइथागोरस यहाँ पे क्या किया है, हमने अप्लाई किया है। OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो OC मतलब आपको पता है क्या है, R है, तो ये R का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है सबको, OC मतलब R है, OA मतलब क्या है आपका A है, AC मतलब आपका क्या है यहाँ पे B है, या फिर OB को भी मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, B कंसीडर कर सकता हूँ। अभी ON देखो फिर एक बार, ON मतलब क्या है, OA प्लस AN। ON मतलब क्या है, OA प्लस AN और ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका CN स्क्वायर। तो फिर R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं A प्लस B के ब्रैकेट स्क्वायर से सॉल्व करूंगा, तो OA का स्क्वायर प्लस 2OA AN प्लस AN का स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारा CN का स्क्वायर। तो फिर R स्क्वायर बरोबर OA मतलब क्या है, मेरे पास A है, मैं मैग्नीट्यूड लेऊंगा A स्क्वायर, 2 OA मतलब वंस अगेन क्या है, A है। अब मुझे क्या चाहिए, AN। तो AN मैंने आपको बताया है कैसा फाइंड करना है। तो देखो जैसा कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, ये इस ट्रायंगल में देखना है आपको, cos थीटा मतलब क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो AN अपॉन AC, तो AN क्या आएगा, AC cos थीटा, मतलब AN इज इक्वल टू AC क्या रहेगा मेरा, बताओ। AC मतलब मेरा B वेक्टर रहेगा, मतलब B cos थीटा, मतलब AN मेरे पास क्या है, B cos थीटा। सिमिलरली AN यहाँ पर भी क्या आएगा, B cos थीटा, तो AN मतलब B cos थीटा, तो स्क्वायर है तो ये दोनों को भी स्क्वायर आ जाएगा। अभी CN बताओ, CN क्या आएगा, जैसा कि ट्रायंगल लॉ में तो आपको पता था, यहाँ पे B cos थीटा आता है और यहाँ पे B sin थीटा आता है। एक दूसरी भी ट्रिक है आपको समझने के लिए, ये मेरा B वेक्टर है, ओके, और यहाँ पे एंगल है मेरा थीटा, राइट। कुछ ऐसे ही दिया है ना, देखो ये मेरा B वेक्टर है और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो हम कैसा करते हैं, सबको पता है, इसके हमने कंपोनेंट्स लेना है। या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब जिधर थीटा रहेगा उधर उसके कंपोनेंट्स आएंगे कॉस, और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उधर क्या आएगा आपका साइन। तो ये कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ये चीज अगर आपको पता है तो वैसा भी आप समझ सकते हैं। या फिर सीधी सी बात है, जैसा हमने AN निकाला, अब हमें क्या चाहिए, CN। तो CN के लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पे अप्लाई करो, अपोजिट साइड कौन है आपकी, CN, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है आपका AC। तो फिर CN इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, AC साइन थीटा, और वंस अगेन AC आपका B है और ये आपका साइन थीटा, मतलब CN इक्वल टू क्या आया है मेरे पास, B साइन थीटा। तो फिर रख दो, CN इज इक्वल टू क्या आया है, B साइन थीटा, और स्क्वायर है तो दोनों को भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहां से B स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर बरोबर ए स्क्वायर 2ab cos थीटा, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर स्क्वायर बरोबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, मतलब आर बरोबर आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हमने आर का फॉर्मूला देखा था, ऐसा ही आया था, और पैरेललोग्राम लॉ में भी ऐसा ही आया है। कुछ अलग आया है क्या? नहीं, सेम ही आया है, और डायरेक्शन यहाँ पर भी वैसे आने वाली है जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में देखी थी। tan अल्फा क्या था फॉर्मूला हमारा, फिर डायरेक्टली लेंगे अभी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो क्या आया हमारा फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और कैसे आता है अगर वो आपको समझना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो cn अपॉन ओएन, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे आप। अपोजिट कौन है अल्फा की? cn, अल्फा की देखो ये देखना है हमें, अपोजिट कौन है हमारी cn, और अपोजिट कौन है आपकी ओसी। तो इससे भी अगर करेंगे तो cn क्या है मेरे पास फिर b sin थीटा, तो ये आ गया b sin थीटा। ओसी मतलब क्या है फिर हमारा सॉरी अपोजिट अपॉन क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा, ओ एन आएगा यहाँ पे, क्योंकि tan अल्फा है ना। ये देखो डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, ये हमारा अल्फा है, ये आपका सी है, ये आपका एन है, ये आपका ओ है। तो tan क्या होता है? tan मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट कौन है आपका? cn, और एडजेसेंट कौन है आपका? on। तो फिर cn मतलब क्या है आपके पास? b sin थीटा, ये यहाँ पर आया है। और on मतलब क्या है हमारे पास? oa प्लस an। on मतलब क्या है आपके पास? oa प्लस an। तो oa और an क्या है मेरे पास? a एंड b cos थीटा रिस्पेक्टिवली। तो बाय tan थीटा के फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं, पैरेललोग्राम लॉ समझने के लिए ट्रायंगल लॉ एक बार आपको अच्छे से देख के आना है। बाकी ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर था और जो रिजल्टेंट था क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, दो वेक्टर तो हमने लिए हैं लेकिन एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और जो रिजल्टेंट है आपका वो इस पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल है, और वो कहां से है? सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वाला नहीं लेना है आपको, ये वाला लेना है। और बाकी फिर हमने प्रूफ तो किया है। तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा हमने? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, मतलब मैं भी जो पढ़ा रहा हूं आपको वो अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा लॉ होता है वेक्टर के अंदर। तो एडिशन का आपका जो टॉपिक है वेक्टर्स का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। एक आपका होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 नंबर का जो लॉ है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत ही आसान है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होते हैं, अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स अगर कंसीडर करते हैं, ओके, n साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, then resultant is given by the closing side of n side of polygon। ऐसा दिया है यहाँ पे। जैसे कि आपको समझाता हूं मैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखो बहुत सारे साइड है आपके पास, ओके, एक पॉलीगॉन दिया है आपको यहाँ पे, और ये पॉलीगॉन के बहुत सारे वेक्टर्स आपको यहाँ पे दिए हैं। और कैसे दिए हैं? सब टेकन इन ऑर्डर में दिया है। जैसे कि दिया है यहाँ पे ओ ए बी सी डी ई, इतने आपको साइड्स दिए आपके पॉलीगन्स के। जैसे ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी वेक्टर है, और ये मेरा ई वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, अभी ये पॉलीगन के सभी साइड्स है, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये पॉलीगन की क्लोजिंग साइड रहेगा। तो ये मेरी क्लोजिंग साइड है, और वो कैसा रहेगा? अपोजिट ऑर्डर में। अब ये आया कैसे पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करना है ट्रायंगल लॉ पहले। तो ट्रायंगल लॉ कैसे, मतलब ये एक वेक्टर है आपका, ये दूसरा एक वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये वाला, समझ रहा है? ये 2 वेक्टर टेकन इन ऑर्डर है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। तो ये जो वेक्टर आएगा हमारा ए बार प्लस बी बार आएगा। अब ये वेक्टर है मेरा ए बार प्लस बी बार, और ये है वेक्टर मेरा सी बार।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, देखो ये दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये क्या आएगा मेरा फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये वेक्टर आ गया मेरा ऐसा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये है मेरा डी बार। वंस अगेन रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड अपोजिट ऑर्डर में। तो ये वेक्टर रहेगा मेरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। तो फिर एक बार फिर ये एक होगा मेरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ये हो गया ई बार। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, जिसको मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार। तो यही है मेरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें बहुत सारे साइड्स दिए आपको पॉलीगन के, उसमें आपको वेक्टर्स दिए हैं। तो जो आपको रिजल्टेंट रहेगा उस पॉलीगन के आपको लेना है क्लोजिंग साइड, और वो सभी वेक्टर्स की क्या आने वाली है, एडिशन आने वाली है। बट वो आई कहां से, उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है। तो इसके ऊपर तो वैसे ज्यादा सवाल आएंगे नहीं, ट्रायंगल लॉ के ऊपर आएंगे और पैरेललोग्राम के ऊपर आएंगे, तो वो चीजें आपको अच्छे से करना है। तो बच्चों मैं आपको यही बताऊंगा, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का आज हमने लेक्चर नंबर 6 देखा है, जिसके अंदर हमने पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फिनिश किया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे किताब में हमारे काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा रहा हूं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और वेक्टर, ये बाकी किताब में ये चैप्टर अलग दिए हैं। मैं भी इसको अलग ही पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन एक साथ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये तीनों भी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अच्छे से आप नोट्स बनाइए, फिर आपके पास जो आप नोट्स फॉलो कर रहे हो उस नोट्स में के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जो आपको आते हैं वो आपने करना है। अगर जो आपको सॉल्व नहीं होते तो उस क्वेश्चन का फोटो वगैरह निकाल के मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। आप मुझे इस नंबर के ऊपर आपका कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डाउट है भेज सकते हैं। मैं आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उसका सॉल्यूशन भेजने वाला हूं। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, कॉल करके भी आपका डाउट मुझे पूछ सकते हैं। ये तो हो गया आपके पढ़ाई के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया है, हम जो भी सिलेबस पढ़ाएंगे, पहले तो हम पूरा उस चैप्टर का थ्योरी कवर करने वाले हैं। जैसे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है, उस पूरे चैप्टर के ऊपर एक 50 to 100 MCQs का जो हमने कैलकुलेशन लिया है, हर एक चैप्टर के ऊपर मैं आपको क्या करूंगा 50 to 100 MCQ सॉल्व करके देने वाला हूँ। मतलब एंड तक जाते जाते हम पूरा फिजिक्स जब पढ़ाएंगे, हर चैप्टर के ऊपर 50 से 100 MCQ आपके लिए यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे। और अगर आप उसको पूरी तरह से अच्छे से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर आपका नीट एग्जाम हो या फिर JEE एग्जाम हो, आप उसमें 101% मुझे लगता है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उस अच्छे मार्क्स लेने के लिए पहले 2 साल आप क्या कर रहे हैं, कि किसको दिखने नहीं वाला है, किसको पता नहीं चलने वाला है, आपको उतनी पढ़ाई करनी है, तब जाके 2 साल के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बाकी तो मैं आपके लिए और अच्छा काम करने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए ये मुझे समझने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर इस नंबर पे आप मुझे आपके डाउट्स भेज सकते हैं। बाकी अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने चैनल को शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।